नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। हम ध्वनि प्रदूषण से तो जूझ ही रहे हैं, हम जल प्रदूषण से भी जूझ रहे हैं। उसके ऊपर से हम ये देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण कितना बुरी स्थिति में पहुंच गया है। ये एक ऐसी दयनीय स्थिति है जो हम कहें कि यदि चीन में भी ये स्थिति है तो ये आज से 5-7 साल 10 साल पहले तक होती थी चीन में, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बहुत जल्दी उसको काबू में कर लिया। और ऐसा इसलिए किया उन्होंने क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, इसलिए वहाँ पर उन्होंने जल्दी कंट्रोल कर लिया। इसी तरह से अगर हम कहें कि जिस देश में भी लोकतंत्र नहीं है वहाँ पर इस तरह की भयानक स्थितियाँ देखने को नहीं मिलती। हमारे सामने ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। हो सकता है कि एक आध कहीं अपवाद की स्थिति में रहे। अब बात आती है कि इस वायु प्रदूषण से कैसे निपटा जाए। तो इस वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बहुत ही सरल, बहुत ही आसान से उपाय हैं। और जितने खर्च इससे निपटने में किए जा रहे हैं, जितना माथापच्ची इससे निपटने में की जा रही है, उससे कहीं कम लागत में और बहुत ही अच्छे भली प्रकार से इससे निपटा जा सकता है। और इसका सबसे सरल और सीधा उदाहरण ये है कि हम जब 40-50 वर्ष पहले आज से जिस प्रकार से जी रहे थे, आज भी उसी स्थिति में हम आ सकते हैं। आधुनिकता के साथ आ सकते हैं। यानी कि आज हम जितने मॉडर्न हैं, जितने आधुनिक हैं, जितने आधुनिक तरीके से हम जीवन जी रहे हैं, उसी प्रकार से जिएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों में हम बदलाव कर देंगे। यानी कि वो बदलाव एक व्यक्ति इंडिविजुअल तरीके से नहीं कर सकता। यानी मैं कहूँ कि एक किसान अपने खेत में पराली जलाना बंद कर दे तो वह उसके लिए बहुत हानिकारक माना जाएगा। यदि मैं ऐसा ही कहूँ कि सिर्फ एक प्रदेश में ही ये बंद कर दिया जाए तो भी वो उसके लिए हानिकारक माना जाएगा। हानिकारक से यानी कि उसको लाभ नहीं होगा, उससे वो इंडिविजुअल को लाभ नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम कहें कि इसका फिर किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, तो उसके लिए एक बहुत आसान सा उपाय है कि हम अपनी जो एग्रीकल्चरल नीतियाँ हैं, कृषि नीतियाँ जो है, उनमें बदलाव करें और डंडे की जोर पर उसको बदलाव करें। यानी कि सीधा सीधा ये कहें तो हम ट्रैक्टर को खेतों के अंदर घुसाने की बजाय हम उसको खेतों से बाहर रखें। यानी कि वो जो सड़कें हैं जो बनी हुई है, हाईवे बने हुए या जो सड़कें खेतों से जुड़ती है, उसको वहीं तक सीमित रखें, ट्रैक्टर को, ट्रॉली को, और उसको खेत के अंदर न घुसाएं। और इससे क्या होगा कि खेत के अंदर जब जुताई होगी, काम होगा, फसल हल चलेगा या कुछ भी जो कार्य होगा, तो उसके लिए मजदूर चाहिए। मजदूरों को भी वहाँ पर रोज़गार मिलेगा, ज़रूरत से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। और इसी तरीके से बैलों को भी वहाँ पर फ़ायदा होगा। यानी कि उसके लिए बैल पाले जाएंगे। यदि मैं कहूँ कि डंडे की जोर पर इसका पालन करवाया जाए, कहीं पर भी हम देखें कि यदि कोई किसान ट्रैक्टर को खेत के अंदर सड़क से नीचे उतार करके खेतों में ले जा रहा है तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। ये नियम बना दिया जाए, संवैधानिक नियम बना दिया जाए कि खेत के अंदर ट्रैक्टर को नहीं उतारना है तुमने। जो बहुत भारी सामान है, भारी लोड है, वो बैलों के ऊपर न लादा जाए, उसको ट्रैक्टर से जोत लिया जाए। यानी कि अनाज को मंडी में ले जाना है और वो घास फूस या जो भारी सामान है उसको सड़क के रास्ते उसको लादा जाए, ट्रैक्टर के रास्ते। लेकिन खेतों के अंदर कार्य करने के लिए बैलों को इस्तेमाल किया जाए। तो जब बैलों का इस्तेमाल होगा, पशुओं का वहाँ इस्तेमाल होगा, तो चारे की बचत करनी पड़ेगी। चारे को आपको संजो कर रखना पड़ेगा, आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। उसी तरह से फिर उसके लिए गाय भी पाली जाएगी। यदि मैं कहूँ कि किसानों को थैली का दूध न पिलाया जाए, बल्कि उनको वहीं गाय भैंस पालने दी जाए, और वो जब वो पालेंगे उनको गाय भैंस को, तो उनको कुछ अनुदान भी दिया जाए, सरकारी अनुदान दिया जाए, जिससे कि कहते हैं कि सब्सिडी दी जाए। तो एक गाय पालने वाले को मंथली 1500 रुपये 800 रुपये महीने का वो दिया जाए उसको, कि वो पालेगा उससे। और फिर उसका गोबर निकलेगा तो वो खेतों में ही डाले उसको। जब वो गोबर को अपने ही खेतों में डालेगा, अपने ही पशुओं का, तो उससे भी उसको लाभ होगा, चाहे वो भैंस हो या बैल हो या गाय हो, तो उसका गोबर वो अपने ही खेतों में इस्तेमाल करेगा। इसी प्रकार से जिसकी जितनी खेती, उसके आधार पर वो 2 गाय 2 बैल या 4 बैल 5 बैल 10 बैल जो भी वो रखना चाहेगा वो उतने रख सकता है, उतने, और उनसे वो काम लेगा वहाँ पर। तो वो एक आप पारंपरिक खेती की तरफ भी आप आएंगे। दूसरी तरफ ये होगा कि आप वो एक सात्विक भोजन भी आपको मिलेगा, और यह होगा कि पेस्टिसाइड से आप बच जाएंगे। और ये एक उसका एक दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि आप पराली को जलाने से बच जाएंगे। तो ये कुछ बदलाव, नियम कानून सख्ती के साथ यदि लागू किया जाए तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं अलग से आपको कोई तामझाम पालने हैं। सिर्फ 2-4 लाइनें बदलनी है कानून में,
और उसी के आधार पर आपका सारा ब्यूरोक्रेसी भी वही रहेगी, आपके पुलिस का डंडा भी वही है, पुलिस के अधिकारी भी वही है, पुलिस के काम करने वाले भी वही है, आपके महकमे जितने भी है सब कुछ वही है। आपको पेट्रोलिंग भी करनी है तो वो पहले से ही हो रही है, आपको सब कुछ वही देख रेख करनी है। आपको कहीं से भी कोई अलग से कोई इस्तेमाल नहीं करना, आपको अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, अलग से कोई बहुत बड़ी मीटिंग बिठाने की, मंत्रालय बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं करना है जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। तो इससे ये लाभ होगा कि आपको शुद्ध सात्विक तरीके का अनाज भी मिलेगा, कृषि भी उन्नत होगी और उसमें पेस्टिसाइड भी कम लगेंगे और जहरीला अनाज भी नहीं मिलेगा और उससे कैंसर की बीमारियां भी नहीं होगी। अच्छा, पशुओं को आहार भी मिलेगा और पशुओं की उन्नति भी होगी, प्रगति भी होगी, पशु भी हष्ट-पुष्ट होंगे। फिर इसके अलावा दूध दही की भी कमी नहीं रहेगी, तो ग्रामीण फिर जनजीवन जो है वो वहाँ पर वहीं बिजी हो जाएगा। उनको वहीं शिक्षा दीजिए आप, वहीं उनको पढ़ाइए लिखाइए, रोज़गार उनको स्वयं मिलेगा, कृषि उन्नत होगी तो सब कुछ वहीं होगा। फिर वो शहरों की तरफ पलायन भी नहीं करेंगे। तो ये कुछ वहाँ पर फिर वाटर लेवल भी बढ़ेगा ज़मीन का, तो वो आप उनको वो भी प्रोत्साहन दीजिए, उनको सोलर लाइट्स, सोलर के सिस्टम भी दीजिए, आप उनको बिजली की व्यवस्था कर दीजिए। तो बिजली की व्यवस्था आज भी हो रही है, तो उनको बैंक बैलेंस की भी इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि आज उनको ज़रूरत से ज़्यादा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं वो स्वयं ही अपना कर लेंगे, बस आपको उनको ज्ञान देना है और आपको प्रोत्साहित करना है। और ये किसी एक गाँव में या फिर किसी एक ज़िले के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण देश में यदि ये नीति लागू कर दी जाए तो मात्र 1 वर्ष में ही इसका लाभ भरपूर मिलने लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये अगले 10 या 20 साल में मिलेगा, इस मात्र 1 से 1.5 वर्ष में ही इसका लाभ भरपूर मिलेगा। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये भी कम हो जाएगी और गाय बैलों का कटना भी खत्म हो जाएगा और उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। और फिर ये जो राजनीति जो है, जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा वही सबसे बड़ा शासक भी माना जाएगा और उसी को हम ये कहेंगे कि वही सबसे अच्छा देशभक्त भी माना जाएगा, वही राष्ट्रवादी माना जाएगा। लेकिन गाँव की तरफ ध्यान न दे करके लोगों ने बस एक ही राग अलापना शुरू कर दिया है कि किसी तरह से पार्टी को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है, नेता को मजबूत करना है, उसको भगवान घोषित करना है, उसको भगवान घोषित करवाना है। तो इससे बचने के लिए आपको सिर्फ एक साधारण सा काम करना है कि आपको गांव की तरफ लौटना है, अपनी मानसिकता को गांव की तरफ लेकर के जाना है और आपको गांव को उन्नत करना है। तो गांव को उन्नत करने के तरीके भी इस प्रकार के हैं कि आप वहां पर बहुत आसानी से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो इसमें कहीं से भी अलग से कोई तामझाम या मंत्रालय या नेता नीति इस तरह से लागू करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको मात्र डंडे के जोर पर 2-4 चीज़ें करनी है, बाकी इसके अलावा सब अपने आप होता जाएगा। लोग पहले से ही जागरूक हैं और पहले से ही वो निराश हो चुके हैं, तो उनको इन चीज़ों को लागू करवाने में आपको ज़्यादा झंझट भी नहीं झेलनी पड़ेगी, माथापच्ची भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको बस अपनी इच्छा शक्ति राजनीतिक स्तर पर करने की आवश्यकता है और कोई ऐसा एक सरफिरा व्यक्ति, कोई नेता आ जाए जो इस चीज़ को दोबारा लागू कर दे, जो हमारे मूल ग्रंथों को, मूल धर्म को और मूल नीति को, मूल सिद्धांतों को और मूल भूमि से जुड़ा हुआ मूल धर्मी व्यक्ति होगा, वही कर पाएगा इसको। अन्यथा कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेशी पृष्ठभूमि का हो, विदेशी एजुकेशन सिस्टम से आया हो या विदेशी विचारधारा का व्यक्ति हो, वो इसको लागू नहीं करेगा, बल्कि वो तो इसको और भी बिगाड़ने का प्रयास करेगा। तो उसको मूल धर्मी व्यक्ति को मूल किसी साधु संत से परामर्श किया जाए, हमारे शंकराचार्यों से परामर्श किया जाए इसके लिए, तो वो इसको बैठ के आपको 10 मिनट में आराम से समझा दिया जाएगा। वरना जो मैंने आप लोगों को ये जो बताया है ये इतना ही काफ़ी है इसके लिए। बाकी जो छोटे मोटे जो चेंजेस करने हैं, बढ़ाना, छोटा करना, घटाना, तो वो आराम से किया जा सकता है। जब लागू किया जाएगा तो उसको मानवता के आधार पर, मानवता के लिए लागू किया जाना चाहिए, ना कि आपको संविधान के तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए या फिर आपको आर्थिक तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकता। आपको सामाजिक और राजनीतिक, धार्मिक स्तर पर आगे बढ़ने की आवश्यकता, ताकि आप स्वयं भी तरक्की करें और अन्य लोगों को भी तरक्की करवाएं। तो इससे ये होगा कि हमारा राष्ट्रवाद भी मजबूत होगा, हमारा धर्म भी मजबूत होगा। तो ये थी मेरी आज की जानकारी और मेरे ये विचार। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी और विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।